हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, वो है जो हिंदी की पेडागोजी है उसका जो लेक्चर अध्याय 5 है, जिसमें हम भाषाई विविधता वाले कक्षा की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज इन अ क्लासरूम पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भाषाई विविधता क्या होती है और किस टाइप से कक्षा की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। और कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है भाषाई विविधता का, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यदि आप हमारी वीडियो पर दोस्तों न्यू हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप किसी भी स्टेट से हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो ज़्यादा ना बात करती हुए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं भाषाई विविधता। बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। यहाँ तक कि दूर दराज स्थित गांव में तथा कथित एक भाषा बोलने वाला एक ऐसे शाब्दिक भंडार को नियंत्रित करता है जो ऐसे कई तरह की संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है, ठीक है ना। एक गांव में भी ऐसी भाषा बोली जाती है जो कई प्रकार की भाषाओं को सम्मिलित करती है और कई चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहती है। वस्तुतः भारतीय भाषिक व सामाजिक भाषिक मैट्रिक्स में भारतीय भाषिक स्वरों की बहुलता एक दूसरे से परस्पर संवाद करती है, जो कि कई तरह के साझे भाषिक व सामाजिक भाषिक खासियतों पर खड़ी होती है। हाल के कई अध्ययनों ने दिखाया है स्टूडेंट की द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास व द्वित उपलब्धि से गहरा सकारात्मक संबंध है। भारत एक बहुभाषी देश है, यह एक जानी मानी बात है। हमारे देश में 1600 से अधिक भाषाओं की पहचान है दोस्तों की गई है, जो 5 विभिन्न भाषाओं परिवारों के तहत आती है। प्रिंट मीडिया में 87 से ज़्यादा भाषाएं होती हैं, रेडियो में 71 भाषाएं होती हैं और प्रशासन के स्तर पर 13 विभिन्न भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, किंतु केवल 47 भाषाएं स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं और इनमें से केवल 22 भाषा को ही संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इतनी विविधता के बावजूद कई भाषिक व सांस्कृतिक तत्व भारत को एक ही भाषिक एवं सामाजिक भाषिक क्षेत्र के रूप में बांधते हैं। कई विद्वानों ने यह भी सिद्ध किया है कि बहुभाषिकता समाज में संप्रेषण को बाधित करने के बजाय सहायता ही प्रदान करती है। तो बहुभाषिकता होती क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे जो विद्यालय है उस विद्यालय में जो छात्रों के द्वारा जो विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं उसी को ही बहुभाषिकता कहते हैं दोस्तों। हर बच्चा यूनिक होता है और अपने परिवेश की हर भाषा को लेकर आता है। एक स्वर्णिम भाषा होती है उसकी और वह अपनी भाषा पर स्वयं नियंत्रित करता है। यही बहुभाषिकता कहलाती है दोस्तों। और इसी को कई विद्वानों ने क्या माना है, बाधित करने के बजाय सहायता प्रदान करने वाली माना है, क्योंकि इसी भाषा के थ्रू वह अन्य भाषाओं का ज्ञान अर्जित करता है और अपने जीवन में प्रोग्रेस करता रहता है। बहुभाषिकतावाद पर हुए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाय रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए कड़े नियमों के बजाय बहुभाषिकतावाद को बनाए रखने व इसे जीवंतता प्रदान करने का प्रयास किसी भी भाषा योजना का केंद्र होना चाहिए। यूएस में नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन ने स्पष्ट किया है कि द्विभाषीय शिक्षण के कई फायदे देखने को मिले हैं। उदाहरणतया अकादमिक उपलब्धि में सुधार, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी, शिक्षा में सामुदायिक संलग्नता में वृद्धि, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में गिरावट और विद्यार्थियों के असम्मान में वृद्धि। तो ये था बहुभाषिकता पे परीक्षित जो बहुभाषिकता होती है कि किस टाइप की बहुभाषिकता होती है और बहुभाषिकता के अब क्या लाभ होते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। बहुत कम समय तक यह विश्वास किया जाता रहा है कि द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक वृद्धि और शैक्षिक संप्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किंतु विद्वान शिक्षाविद शायर 1923 ने साबित किया कि 7 से 14 वर्ष की आयु के वे बच्चे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं का एक भाषा बोलने वाले अपने ही सहपाठी की तुलना में आईक्यू या बुद्धि लब्धि स्तर कम होता है। हाल में कुछ अध्ययनों से यह भी साबित हुआ है कि द्विभाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन व विद्वत उपलब्धि में सकारात्मक रिश्ता है।
दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि अकादमिक स्तर पर भी वे ज़्यादा रचनात्मकता दिखाते हैं। साथ ही उनमें ज़्यादा सामाजिक सहिष्णुता भी पाई जाती है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी वे ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। साथ ही उनमें ज़्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता भी पाई जा गई है। भाषिक खजाने की व्यापक व्यवस्था पर नियंत्रित होने विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक जूझने में सहायक होती है। दोस्तों, जितनी अच्छी जिस बच्चे की भाषा होगी वह उतना ही अच्छा सामाजिक विकास कर सकेगा। दोस्तों, उसका जो डेवलपमेंट है वो सरल स्वभाव में होगा। दोस्तों, साथ ही इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि द्विभाषी बच्चे विविध सोच में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बहुभाषिकतावाद को बढ़ावा देने की जरूरत। भारत जैसे देश में सामाजिक सौहार्दता तभी संभव है जब एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को सम्मान दें। इस प्रकार का सम्मान ज्ञान के बिना संभव नहीं। अज्ञानता, भय, घृणा और असहिष्णुता को जन्म देती है और राष्ट्रीय अस्मिता की अखंडता के रास्ते में रोड़े अटकाने का कार्य करती है। कौन करती है? जब एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को सम्मान दें। इस प्रकार का सम्मान ज्ञान के बिना संभव नहीं, क्योंकि अज्ञानता, भय, घृणा और असहिष्णुता को जन्म देती है। कौन? ना आत्मसम्मान। जब तक हम किसी दूसरे की भाषा को सम्मान नहीं करेंगे तो यह किसको जन्म देती है? यह असहिष्णुता, अज्ञान और घृणा को जन्म देती है। ये रोड़े भी अटकाने का कार्य करती है। प्रत्येक राज्य में एक वर्चस्व प्राप्त भाषा के साथ ही नस्लगत व रुख व निष्ठा का पनपना स्वाभाविक है। यह लोगों और विचारों के स्वतंत्र आवागमन को तो रोकता ही है, साथ ही रचनात्मक नवाचार आदि को दबाता है और समाज के आधुनिकीकरण को कुंद कर देता है। जबकि हम पाते हैं कि बहुभाषिकता, संज्ञानात्मक विकास व शैक्षिक संप्राप्ति के बीच सकारात्मक जुड़ाव है, तो यह अत्यंत जरूरी है दोस्तों कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है ना? तो यह एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में, और कई बार यह पूछे भी जा चुका है कि बहुभाषा कक्षा में किस टाइप से होनी चाहिए। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ क्या हैं। तो चुनौतियाँ ये हैं कि सबसे पहले क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की भाषा पर बच्चों का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि वही उनकी मातृभाषा होती है और उसी भाषा में उनको सिखाना चाहिए। उसी भाषा के माध्यम से हम उनमें दूसरी भाषा का ज्ञान उपलब्ध कराना चाहिए। भारत बहुभाषिक देश है, यहाँ के लगभग हर क्षेत्र की भाषा में अंतर है और छात्रों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौतियां हैं दोस्तों के भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है। उनकी भाषा को शुद्ध कैसे बनाएं, क्योंकि यदि बच्चे को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ नहीं बनाया गया तो बच्चे कभी भी अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। बच्चे को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। भाषा संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है, अतः भाषा शिक्षण में एक चुनौती है कि बच्चे को सांस्कृतिक आधार पर सुदृढ़ किया जाए। बच्चे में संप्रेषण कौशल का विकास करने की चुनौती कि बच्चे में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रित एवं उसमें कुशलता आवश्यक है, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। छात्रों में पढ़ने, सुनने, बोलने तथा लिखने के कौशलों का विकास करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को विविध भाषाई कौशलों के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भाषाई कौशलों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। संसाधनों के अभाव की चुनौती। भाषा शिक्षण में संसाधनों का अभाव शिक्षण में आने वाला एक प्रमुख अवरोध है। विद्यालय के पास ऐसे संसाधनों की उपलब्धता नहीं होती जिनका उपयोग भाषा शिक्षण में किया जा सके। उचित तथा योग्य अध्यापकों की कमी। हमारे देश में जिस तरह भाषाई विविधता है उसके अनुरूप विविध भाषाओं के योग्य अध्यापकों की कमी है दोस्तों। भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है। ठीक है ना? पाया जाता है। बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाइयां, त्रुटि तथा विकार क्या होते हैं? पाठन संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं कि कुछ बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि पूर्व कक्षाओं में उनका यह कौशल पूर्ण से विकसित नहीं हो पाता। उच्चारण संबंधी कठिनाइयाँ भी होती हैं कि भाषा के अंतर्गत व्याकरण से
कहीं अधिक महत्व शुद्ध उच्चारण का है। अगर शुद्ध उच्चारण वाक्य व्याकरण सम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है, परंतु व्याकरण सम्मत वाक्य अशुद्ध उच्चारण होने पर भी अपूर्ण माना जाता है, क्योंकि श्रोता उसे समझ नहीं पाते अथवा प्रयत्न करके उसका अर्थ निकाल पाते। वर्तनी संबंधी कठिनाई क्या है? यह बच्चों में पाई जाने वाली एक प्रमुख त्रुटि है। शुद्ध वर्तनी में अक्षरों को सुंदर तथा सडोल लिखने की अपेक्षा शब्दों में निहित अक्षरों या वर्णों को सही क्रम एवं शुद्ध रूप में लिखने को आवश्यक माना जाता है। भाषा शिक्षण के लिए शुद्ध वर्तनी के प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। उच्चारण और वर्तनी एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। श्रवण संबंधी विकार क्या है कि कुछ बालकों में श्रवण संबंधी विकार पाए जाते हैं, जिनके कारण वे भाषा ठीक से सुन नहीं पाते तथा इसे समझने में भी उन्हें कठिनाई होती है। दृष्टि संबंधी विकार क्या है कि दृष्टि संबंधी विकार के उच्चारण के विभिन्न वेदों को समझने में छात्र को कठिनाई हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि दृष्टि बाधित बच्चों में सबसे ज़्यादा कठिनाई ये होती है कि वे देखकर पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको अधिक से अधिक संसाधन की उपलब्धता करवाई जानी चाहिए। व्याकरण संबंधी कठिनाई क्या है कि अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती हैं, जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। अब भाषा संबंधी कठिनाई, त्रुटियों तथा विकारों को दूर करने के उपाय क्या हैं कि बालकों को अक्षर बोध कराना, बालकों को विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना, उन्हें संयुक्त अक्षरों से अवगत कराना, संबोधन के चिन्ह पर समुचित बल देते हुए पढ़ने का अभ्यास कराना, ये सारे अभ्यास करवाने चाहिए दोस्तों। आरोह अवरोह के अनुसार अभ्यास कराना, मनोयोग ध्यान के साथ पढ़ने का अभ्यास कराना, गद्य पद्य नाटक आदि का अलग अलग ढंग से पढ़वाना चाहिए। तो ये भाषा संबंधी कठिनाइयों, त्रुटियों और विकारों को दूर करने के उपाय हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है ना। अब मैंने इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। ये यहाँ से भाषाई विविधता का जो चैप्टर था वो दोस्तों पूर्ण हो चुका है, ठीक है ना। अब कुछ इसी चैप्टर से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ जो कि हमारे एग्जाम जैसे कि CTET, UPTET, MPTET, ऑल अदर टेट एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो उनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि अभ्यास प्रश्नमाला है, करें अभ्यास और बने निपुण, ठीक है ना। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सरल प्रश्न पत्र बना सके, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, सभी पाठ्य पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु को शब्दशः अनुवाद कर सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो दूसरा होगा। नेक्स्ट है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुभाषिकता भाषा नीति बनाने में बहुत ही बड़ी बाधा है। बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। यह एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तो बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। क्या करती है दोस्तों? जो बहुभाषिकता है वो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अब बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षकों को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए सही कहना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, कि परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। बच्चे को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। बच्चे की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए या बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। जो इसका आंसर होगा दोस्तों चौथे का, वो होगा कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा चौथे का वो होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो ये जो हमने दूसरा क्वेश्चन देखा था, ये पांचवा क्वेश्चन है।
छठवां देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आधार मुख्य है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में खालिस्तान का आधार मुख्य है। क्या पाठ्यपुस्तक का है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना है, या शब्दकोश दिखाना है? तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में समाज सांस्कृतिक परिवेश का आधार मुख्य होता है दोस्तों। किसका आधार मुख्य होता है? समाज सांस्कृतिक परिवेश का। जो इस छठवीं का आंसर होगा दोस्तों वो है दूसरा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सोहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सोहेल की समस्या है, सोहेल की जो समस्या है वो क्या? डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुआ है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुआ है, या डिप्रेशन है? तो पढ़ने में कठिनाई होती है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सी टेट, यूपी टेट यहाँ से आते हैं। जो डिस्ग्राफिया जो विकार होता है, एक मनो संबंधी विकार है दोस्तों। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। अगर हम पढ़ने की बात करें दोस्तों तो ये डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? जो इसका आंसर होगा वो होगा दूसरा। सातवें का जो आंसर है वो दूसरा है, डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार होता है जो कि पढ़ने से संबंधित होता है। इसमें आदमी पढ़ नहीं पाता है, बाज को सा पढ़ता है, सा को बाज पढ़ता है, ठीक है ना, और बट को बट उल्टा लिखता है, टट पढ़ता है। इस टाइप से पढ़ने की समस्या क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। अगर डिस्कैल्कुआ की बात करें दोस्तों तो ये मैथ से संबंधित है, गणित से संबंधित है। और डिप्रेशन एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रकृतियों से परिचित कराने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि इससे अधिक अंक मिलते हैं। इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, ऐसा पाठ्यचर्या में लिखा है, ऐसा भाषाविद कहते हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि वह सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। क्या करता है? इस सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों दूसरा। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा सीखने में बाधक है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, अन्य भाषाएं सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है, बच्चे को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त करने नहीं देता। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। क्या है? संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत देता है। मतलब 90 का जो आंसर होगा वो है दूसरा। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाने चाहिए या बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जो 10वें का जो आंसर होगा वो है चौथा। बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना गायन को महत्व देता है, परंपरा का निर्वाह करना है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है या बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में लोकगीतों को स्थान देना भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है दोस्तों। किसमें मदद करता है? भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करती हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए या बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं दोस्तों। तो ये थे कुछ क्वेश्चन और जो कि हमने देखे, और ये था भाषा या विविधता से संबंधित हमारा चैप्टर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो उपलब्ध हो पाए और वह अपनी तैयारी और बेहतर कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी और इसी कंटेंट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।